नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना का कहर जारी। नए रिपोर्ट के मुताबिक 3 नए केस आए सामने। नर्सिंग होम के 2 कर्मी भी संक्रमित, सिविल सर्जन ने की पुष्टि। आसमानी कहर से गई एक की जान, वहीं 3 लोग हुए घायल। जमुआ के बिरहाबाद में हुई मौत, वहीं पीरटाड़ में एक महिला समेत 2 बच्चे हुए घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। नगर निगम की ओर से सफाई कर्मियों को दिया गया सुरक्षा किट। उप मेयर प्रकाश सेठ समेत कई पदाधिकारी रहे मौके पर मौजूद। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद बेपरवाह है शहर के लोग। सरकारी दफ्तरों में भी उड़ाई जा रही है गाइडलाइंस की धज्जियां। बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी के चल रही है शहर की गतिविधियां। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के कहर ने शहरी क्षेत्र के नवजीवन नर्सिंग होम को भी अपनी चपेट में ले लिया है। अस्पताल के 2 कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सिविल सर्जन अवधेश सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना के कहर की जद में गिरिडीह का नवजीवन नर्सिंग होम भी आ गया है। यहाँ के 2 कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, वहीं अन्य की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इधर नए रिपोर्ट के मुताबिक कुल 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें नवजीवन नर्सिंग होम के 2 और 1 राजधनवार के हैं। सिविल सर्जन अवधेश प्रसाद सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। इन्होंने बताया कि पहले ट्रूनेट जाँच में नवजीवन के कुछ कर्मी पॉजिटिव आ रहे हैं। कंफर्मेशन के लिए सभी का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें 2 कर्मी पॉजिटिव आए हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि अभी किसी चिकित्सक की रिपोर्ट पॉजिटिव कंफर्म नहीं हुई है। बताया कि ट्रूनेट में पॉजिटिव है, मगर फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें कुछ समय लगेगा। इन 3 नए केस के आने से यहाँ हड़कंप मच गया है। सिविल सर्जन ने लोगों से आह्वान किया कि अब भी वक्त है, अब भी सभी सचेत हो जाएं, नहीं तो स्थिति भयावह हो सकती है। तो आज कहाँ पे पॉजिटिव निकला है, क्या रिपोर्ट है आपकी? देखिए, गिरिडीह जिला में नवजीवन अस्पताल जो आप कह रहे हैं, ये सब में 2 ठो का पॉजिटिव शो कर रहा है, 3 ठो का भी आप पॉजिटिव आया है। तुरंत में कन्फर्मेटरी टेस्ट अभी नहीं हुआ है उसका, इसमें 2 पॉजिटिव है और 1 राजधनवार का है। इसका इलाज रांची में हुआ था, रांची के मेडिका में, वहाँ से 1 का पॉजिटिव है। 3 टोटल के गिरिडीह जिला में, जिसमें 2 सदर के और 1 राजधनवार। तो हमारा शहर में फैला हुआ है, चाहे आ रहा है जैसे भी, इसका एकमात्र इलाज बचाव में 3 चीज़ हमें करना है। पहला, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क जरूर पहने और बिना जरूरत का बाहर ना निकले। बहुत इमरजेंसी हो तभी बाहर निकले। सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें। ऑफिस जाएं चाहे कहीं भी जाएं, मेंटेन करेंगे तो बचाव है। अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं निकली है, बचाव से भी है, हम बचा सकते हैं अपने और कोरोना से मुक्त कर सकते हैं अपने गिरिडीह जिला को। जिले में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन गिरिडीह के लोग कोरोना से बेखौफ होकर सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में भी कुछ ऐसी ही हालत है। इसे देखते हुए शहर के जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे झारखंड सरकार काफी चिंतित है, लेकिन गिरिडीह के लोग इस छिपे हुए खतरे से बेखबर लापरवाही की हद पार कर रहे हैं। गिरिडीह के जनप्रतिनिधियों ने एक बार फिर पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। असल में यहाँ के सड़क, दुकान, प्रतिष्ठान आदि का हाल तो बुरा है ही, लेकिन यहाँ के सरकारी दफ्तरों में भी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही लोग मास्क लगाकर चल रहे हैं। कई पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान बिना मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। इस बाबत माले नेता राजेश सिन्हा और भाजपा नेता सदानंद प्रसाद वर्मा ने सरकार से पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग की है, ताकि आने वाले समय में इस महामारी से कम लोग प्रभावित हों और इससे लोगों को बचाया जा सके।
प्रकार कोरोना का महामारी लगातार बढ़ रहा है झारखंड में भी, पूरे भारत के साथ झारखंड में भी, इसमें कैबिनेट की जो बैठक होनी है उसके अनुसार से फिर से एक निर्णय लेना है। तो हम चाहते हैं कि ये निर्णय हो कि लॉकडाउन फिर से लागू हो, लेकिन इस बात का भी सरकार को ध्यान रहे कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीब हैं, उन पर भी विशेष ध्यान रखें कि उनको कैसे पूर्ति किया जा सके। क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है वो पूरा ख़राब हो गया है और लोग त्राही मचा रहे हैं, त्राही माम मचा रहे हैं। तो कुछ चंद लोगों को फ़ायदा होता है, बाकी जो गरीब मजदूर लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो उस पर विशेष एक ध्यान दें। बाकी हम लोग साथ में हैं और लोगों को देखते होंगे, सरकारी विभाग हो चाहे वो प्राइवेट विभाग हो, हर एक तरफ कोरोना को लेकर उतना सजग नहीं है। अगर सरकार कह रही मास्क पहने तो वो अपने बचाव के लिए नहीं कर रहे, आपके बचाव के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए पूरे मार्केट में धड़ल्ले से जो मन कर रहा है सो कर रहे हैं। तो इस पर कंट्रोल, एक विशेष कंट्रोल होना चाहिए और कंट्रोल साझा। लगातार ये झारखंड में, ये हम लोग गिरिडीह निवासी हैं, गिरिडीह में लगातार ये तादाद जो कोरोना बीमारी के पेशेंट जो बढ़ रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि झारखंड सरकार खुद क्वारंटाइन हो गया है, मंत्री खुद क्वारंटाइन हो गया, विधायक क्वारंटाइन हो गया है। इस स्थिति में जनता क्या करेगा? ये लगातार शुरू से देख रहे हैं कि यूपी और बिहार के सरकार ने सभी प्रवासी मजदूर को खाता में पैसा देने का काम करते हैं। यहाँ के झारखंड सरकार आज तक कोई प्रवासी को पैसा नहीं दिए हैं और जो भी लोग बाहर से आए हैं वो नियम का फॉलो कहीं भी नहीं कर रहे हैं और जो भी आते हैं कहीं चेक नहीं हो रहा है और सीधे इनको क्वारंटाइन की जगह में जा कर के अपने आवास में जाते हैं और कोई पालन नहीं किया जा रहा है। और दिन प्रतिदिन ये कोरोना का लगातार संख्या बढ़ते जा रहा है और झारखंड सरकार सो रहे हैं। आज ये भयानक बीमारी और ये लोग तबाह हैं, उसको नहीं देखते हुए ये अफसर को तबादला कर रहे हैं। आज आप देखे होंगे कि जो अफसर साल भर से जिस जिला में है उसको अच्छी तरह अनुभव है कि कहाँ पर कैसे क्या करने से ये जिला को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन ये स्थिति में सरकार ने एसपी डीसी को तबादला कर रहे हैं और ऐसे स्थिति में नया अफसर आएंगे तो काम करने में उनको कठिनाई होगी। मैं ये मांग करता हूं नगर अध्यक्ष के नाते कि आप नहीं संभाल पा रहे हैं, इसको लॉकडाउन जल्द से जल्द करें ताकि ये भयावह ये बीमारी जो बढ़ करके लोग गरीब मरने जा रहे हैं उससे कम से कम रोकथाम हो। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना के तहत नगर निगम कार्यालय में लोन देने की प्रक्रिया शुरू की गई। सभी पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसे 1 साल में चुकाना होगा। नगर निगम कार्यालय में मंगलवार को प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना के तहत लोन देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस दौरान एक पथ विक्रेता को लोन स्वीकृत भी कराया गया। बताया गया कि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित पथ विक्रेता ही हुए हैं, जिनका व्यापार लॉकडाउन की वजह से चौपट हो गया है। उन्हीं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। बताया गया कि इस योजना के तहत प्रत्येक पथ विक्रेता को 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसे 1 साल में चुकाना है। बताया गया कि 1 साल के अंदर लोन चुकाने वालों को मात्र 7% ही ब्याज लगेगा, लेकिन 1 साल में जो लोन नहीं चुका सकेंगे उन्हें 9% ब्याज दर से लोन की किस्त चुकानी होगी। मौके पर सिटी मिशन मैनेजर राजेंद्र सिंह समेत कई अन्य निगम कर्मी मौजूद रहे। बताया गया कि लोन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। देखिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि ये जो स्कीम है, ये स्पष्ट रूप से है कि लॉकडाउन के दरमियान में जो कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले, इसके लिए जो संयम का परिचय दिया गया पथ विक्रेताओं के द्वारा, तो वो लोग कम आय ग्रुप के लोग हैं। तो इस दरमियान में क्या है कि वो लोग अपना पूंजी जो बचा हुआ था उसका वो लोग अपना भोग कर लिए। तो सरकार का ये मानना है या सोचना है कि वो जो उनके पास वर्किंग कैपिटल, जिसको क्रियाशील पूंजी कह रहे हैं, वो समाप्त हो गया होगा या उनको पैसे की दिक्कत होगी कार्य मैंने कि वर्किंग कैपिटल की, तो उनको लोन के रूप में 10,000 रुपया का इस योजना के तहत लोन देने का प्रोविज़न है। ठीक है, इस वजह से ही जो है सो इन लोगों का अभी सर्वे किया गया था। तो वो सर्वे है कि हमारे यहाँ इतने स्ट्रीट वेंडर्स हैं
अब इस योजना में क्या है कि जो उदय मित्रा पोर्टल या स्टैंड अप इंडिया जो आप समझते होंगे, उस पर कोई भी आदमी जाकर जो स्ट्रीट वेंडर है वो अपना फॉर्म अपलोड कर सकता है, बशर्ते उसके पास दो चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। पहला आइडेंटिटी कार्ड जो नगर निगम के द्वारा सर्वे के बाद मिला है उन लोगों को, और दूसरा कि अगर 20 मार्च 2024 तक किए हैं, जो अभी न्यू सर्वे में नए ऐसे वेंडर आए जिनको आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला या पहले वो सर्वे नहीं कराए थे, तो उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए जो नगर निगम देगी, यहाँ पे टाउन वेंडिंग कमेटी का मीटिंग के उपरांत। ठीक है, तो इसलिए अभी उनको दो चीज़ बैंक को देना है। तो जिनके पास आई कार्ड है वो चाहे तो अपने से उदय मित्रा पोर्टल पे जाके लॉगिन करके अपना लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑनलाइन अप्लाई के लिए उनको आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। ये चीज़ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि बैंक खाता में तो मेरा मोबाइल जुड़ा हुआ है, उसमें मैसेज आता है, उससे मतलब नहीं है। आधार नंबर जब बनता है, जैसे उसमें हम लोग नाम लिखवाते हैं अपना, एड्रेस लिखवाते हैं अपना, उसी तरह से जो है सो उसमें टेलीफोन नंबर भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आधार वैलिडेशन के बाद ही वो लोन फॉर्म अपना भर सकता है OTP के मार्फत से। अगर उसका आधार वैलिडेशन मोबाइल नंबर से नहीं होगा तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। हाँ, अभी एक परेशानी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आधार नंबर में मोबाइल नंबर दिया है मगर वो मोबाइल आज उनके पास नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो मोबाइल नंबर नहीं है उनके पास तो वो अभी ऐड नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि ये जो कोरोना संक्रमण काल है इसके वजह से जो है सो प्रज्ञा केंद्र को भी परमिशन नहीं है काम करने का। मगर फिर भी एक आध दो बैंक में जहाँ तक हमको जानकारी है कि बहुत सुरक्षा को मैंने संज्ञान में लेते हुए धीरे धीरे कुछ काम हो रहा है। अगर वहाँ पे अगर बैंक उनका कर देता है ये काम, तो वहाँ पे बेनिफिशरी करवा लें, अपडेट होने के बाद वो आएंगे, उनका लोन फॉर्म एंट्री आसानी से कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए SDRF योजना के अंतर्गत नगर निगम की ओर से उप मेयर प्रकाश सेठ के द्वारा सफाई कर्मियों के बीच 400 सुरक्षा किट का वितरण किया गया। इस सेफ्टी किट में सेफ्टी शू, रिफ्लेक्टिव जैकेट, हैंड ग्लव्स आदि मौजूद थे। गिरिडीह नगर निगम की ओर से SDRF योजना के अंतर्गत मंगलवार को उप मेयर प्रकाश सेठ के द्वारा सफाई कर्मियों के बीच 400 सुरक्षा किट का वितरण किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए कर्मियों के बीच सेफ्टी शू, गम बूट्स, चश्मा, रिफ्लेक्टिव जैकेट, हैंड ग्लव्स आदि का वितरण किया गया। मौके पर सिटी मैनेजर रजनीश लाल, स्वच्छता निरीक्षक अजित राय, गौरी शंकर यादव आदि कर्मचारीगण उपस्थित थे। वहीं इस दौरान तमाम सफाई कर्मी भी मौजूद रहे। आज SDRF फंड के तहत नगर निगम के माध्यम से नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मी हैं को कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए और सारे सफाई कर्मी को सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए और सफाई से संबंधित जो भी आवश्यक सामग्री है, ऐसा सामग्री जिसके पहनने से संक्रमित नहीं हो, इस तरह के कई प्रकार की सामग्रियों का वितरण आज नगर निगम के माध्यम से किया गया है। इसमें सेफ्टी शूज 400, गम बूट 100, क्योंकि गम बूट जो घुटने तक जो जूता होता है, और यह भी 100 दिया गया है, क्योंकि ये 100 इसलिए कि सारे मजदूर नाली की सफाई नहीं करते हैं, इसीलिए वैसे मजदूर जो नाली की सफाई में काम करते हैं वैसे लोगों के लिए गम बूट की व्यवस्था है। बाकी गोगल्स 4 पीस ताकि आँख में इन्फेक्शन नहीं हो। रिफ्लेक्टिंग जैकेट जो पूरा शरीर को ढका हुआ रहेगा वह 1000 पीस। हैंड ग्लव्स 400 पीस। मास्क 400 पीस। ऐसे मास्क को पहले से ही हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण लगातार और सफाई कर्मियों के बीच कर रहे हैं, और भी हमारे जो नगर निगम में कर्मी हैं वैसे लोगों को भी मास्क और सैनिटाइज़र दिया जा रहा है लगातार। इस तरह से सफाई कर्मी को विशेष ध्यान रखते हुए और इस प्रकार का सामग्री उनको दिया जा रहा है ताकि सफाई के दौरान उन्हें किसी भी तरह का संक्रमण नहीं हो। और मुझे लगता है कि यह जो सामग्री दी गई है, सारे सफाई कर्मियों को निर्देश भी दिया गया है कि जब भी वो सफाई के लिए घर निगम में जाएं, नगर में जाएं,
तो सारे जो किट्स इन्हें दिया गया है, जो भी वस्तुएं दी गई है, वैसे सारे लोग और इसका उपयोग करें, इसको पहनें और तभी सफाई के लिए वो जाएं। इस प्रकार से उनको निगम के द्वारा निर्देश भी दिया गया है। मुझे लगता है कि इन सब सामानों का अगर वो ठीक से उपयोग करेंगे तो कोई भी हमारा सफाई मजदूर, सफाई कर्मी जो है वह संक्रमण होने से बचेगा। धन्यवाद। बेराबाद निवासी त्रिभुवन दास की मौत मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। बताया गया कि त्रिभुवन खेत में काम कर रहे थे, इसी दौरान वज्रपात हुई जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जमुआ थाना क्षेत्र के बेरहाबाद के 40 वर्षीय युवक की वज्रपात से मौत हो गई। बताया गया कि त्रिभुवन दास अपनी मां व पत्नी के साथ खेत में काम करने गए थे। खेत जोतने के बाद अचानक लगभग दिन के 12 बजे आसमानी कहर टूटा, जिसकी जद में आकर त्रिभुवन की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि परिजनों के हो हल्ला मचाने पर आसपास के लोग जुटे और 108 एम्बुलेंस से त्रिभुवन को सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो उठा। मामले की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और पंचनामा दर्ज किया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसका नाम त्रिभुवन दास है। पिताजी ग्रामन दास, ग्रामपुर से बेरहाबाद, थाना जमुआ, जिला गिरडे का निवासी है। एक मजदूर है, खेत में हल चला रहा था और जो सो उसका माँ भी वहीं थी, उसका पत्नी भी वहीं थी। ये हल खोल के घर तरफ आ रहा था, उसी दरमियान वज्रपात हुआ। अब वज्रपात होने के बाद ही बेहोश होकर गिर गया और गिरने के बाद फिर इसको होश नहीं हुआ। उसके बाद जो सो उठा के घर लाया, तुरंत फ़ोन किए 108 में, गाड़ी तुरंत पहुँच गई। उसके बाद हम लोग गया सदर अस्पताल, यहाँ आने बाद मृत्यु हो गया। कितना बजे गया था खेत में? एम्बुलेंस से गया था 12:30 बजे। वही समय घटना हुआ? हाँ, तुरंत। हाँ, मैंने एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद पहुँच गई। पेटाड़ के जेतकुंडी में आसमानी कहर की चपेट में आने से एक महिला और 2 बच्चे घायल हो गए। बताया गया कि वे अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी बारिश के साथ अचानक वज्रपात हुआ और तीनों उसके जद में आ गए। तीनों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। डुमरी की रहने वाली एक महिला और 2 बच्चे पीरटाड़ के जेतकुंडी में वज्रपात की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया कि टीपन मंडल की पत्नी मीना देवी और रामचंद्र मंडल की 10 वर्षीय पुत्री सोनी कुमारी और 8 वर्षीय पुत्र प्रिंस मंडल अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी बारिश के साथ अचानक खेत में बिजली गिरी, जिसके जद में आकर ये तीनों घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि तीनों की स्थिति खतरे से बाहर है। ये दोनों कौन है? मेरा लड़का क्या नाम है? सोनी कुमारी और प्रिंस मंडल। कितना उम्र है? 8 साल और 10 साल। क्या हुआ था? वही खेत में हम लोग धान रोप रहा था, तो इन लोग बच्चा लोग बिहेव इधर उधर कर रहा था। वही कब हुआ ये? करीब 1 बजे लगभग। कितना दूर बजर गिरा है? वही झाड़ सामने था उधर खेतों के पास, तब सामने उसका झटका लगा, उसी का करंट लगा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैलीबाद निवासी 16 वर्षीय रजनी कुमारी व हेमिया देवी को बदडीहा में सड़क पार करने के क्रम में एक ऑटो ने ठोकर मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गईं। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक को धनबाद रेफर कर दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैलीबाद निवासी रामचंद्र पंडित की 16 वर्षीय पुत्री रजनी कुमारी और इनकी पड़ोसी हेमिया देवी सड़क हादसे में घायल हो गई। बताया गया कि रजनी कुमारी और होमिया देवी दोनों पानी लाने के लिए जा रही थी। इसी क्रम में बदडीहा में सड़क पार करते हुए एक ऑटो ने इन्हें ठोकर मार दी,
जिसमें दोनों घायल हो गई। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां रजनी कुमारी के हाथ में गंभीर चोट रहने की वजह से उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ऑटो वाले को खदेड़ कर पकड़ा, लेकिन ऑटो चालक अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज करवाया गया। रजनी कुमारी हेमिया देवी। क्या हुआ? पानी लाने गया था, एक्सीडेंट हो गया टेम्पो से। कहाँ पर? पुलिस लाइन के सामने, पुलिस लाइन का सामने। कब हुआ ये अभी आधा घंटा हुआ है। ज़्यादा घायल है क्या? हाँ ज़्यादा घायल है, हाथ टूट गया है। तो टेम्पो वाला पकड़ाया है? हाँ ऑटो वाला पकड़ा गया है। थाना में FIR करवाया है? नहीं करवाए हैं अभी तो यहाँ पे हॉस्पिटल आए हैं लेकर। क्या नाम हुआ आपका? रामदेव पंडित। कहाँ घर है? केली बात। कौन सा थाना? मोहसिन। पहली बात आप बता रहे मतलब पटिया के था पुल के पास। कैसे क्या हुआ? हम लोग इधर से जा रहे थे और मतलब ऐसा नहीं और मतलब दोस्त हैं तो अनबैलेंस हो गया गाड़ी, इस वजह से। कौन सा गाड़ी था? टेम्पो। बताया जा रहा है कि एक हाथ में मोबाइल था, आप टेम्पो चला रहे थे? नहीं मोबाइल नहीं सर। मोबाइल से बात करते हुए जा रहे थे? मोबाइल मेरा हाथ मतलब मेरा पिता के हाथ में नहीं। किनका गाड़ी है वो? गणेश पंडित। नवडीहा क्षेत्र के कई इलाकों में बिजली की लचर व्यवस्था से स्थानीय ग्रामीण परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से वे लोग वापस ढिबरी और लालटेन के युग में जा रहे हैं। साथ ही बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने बिजली की समस्या के जल्द निराकरण करने की मांग की है। नवडीहा क्षेत्र के चिलगा, चिरोडी, पांडो, सियाटाड़, कदमपुर सहित विभिन्न पंचायतों में पिछले 4 दिनों से बिजली गुल है, जिससे स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान है। लेकिन बिजली विभाग ने अभी तक समस्या के समाधान की दिशा में कोई भी पहल नहीं की है। इस बाबत स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली नहीं रहने से इनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। लोगों का मोबाइल फोन डिस्चार्ज होकर बंद हो गया है। लोग रात भर गर्मी से परेशान सो नहीं पा रहे हैं। वहीं बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी चौपट हो गई है। लोगों ने कहा कि यहां अक्सर हल्की बारिश होने पर लंबे वक्त के लिए बिजली काट लिया जाता है। बिजली विभाग बिल भेजने में कोई देरी तो नहीं करता, लेकिन महीने में सही से 15 दिन भी बिजली नहीं देता है। बिना उपयोग किए ही ग्रामीणों को बिजली बिल भरना पड़ रहा है। आज एक तरफ डिजिटल भारत की बात होती है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही से लोग वापस ढिबरी और लालटेन के युग में जा रहे हैं। लोगों ने जल्द ही विभाग से समस्या के समाधान की दिशा में पहल करने की मांग की है। इस बाबत भाजपा नेता महेंद्र वर्मा ने कहा कि जब से हेमंत सरकार आई है तब से बिजली की लचर व्यवस्था से जनता काफी परेशान हो रही है। आज जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे वो भी बंद हो चुका है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अखिल भारतीय ओबीसी महापरिवार संयोजक के अध्यक्ष दुर्योधन प्रसाद वर्मा ने कहा कि पिछले 4 दिनों से बिजली गुल है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इन्होंने विभाग से जल्द ही समस्या का समाधान करने की मांग की है। झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन सरकार, हेमंत जी के नेतृत्व में जब से सरकार का गठन हुआ है तब से झारखंड में बिजली की स्थिति सबसे दयनीय हो गई है। कभी घंटा 2 घंटा बिजली नसीब होती भी है, लेकिन आज 4 दिनों से लगातार इस क्षेत्र में बिजली गायब है। आज पूरे लॉकडाउन के दौरान स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, बच्चे घर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज डिजिटल कंटेंट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल चार्ज करने का कोई साधन नहीं है, जिसके चलते सारे मोबाइल गांवों में बंद पाया जाता है। अब सोच सकते हैं कि उन बच्चों का भविष्य जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी अपना कुछ शिक्षा का कुछ व्यवस्था करके और लोग पढ़ रहे थे, वो भी आज सारा बंद है। ऐसे परिस्थिति में हम हर तरह से हमारे क्षेत्र के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए हैं बिजली से, और सरकार का इस पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं है। लगातार लोगों की मांग हो रही है कि कम से कम बिजली व्यवस्था सुधारी जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर आज तक कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है सरकार। मेरे क्षेत्र में 4 दिनों से बिजली गुल है, हर कोई परेशान है। आज के समय में सबको मोबाइल पर डिपेंड है, मोबाइल बंद है तो कैसे होगा। ना ही भी लोकल विधायक इस पर पहल कर रहे हैं, न प्रशासन। राज्य सरकार को इस पर बहुत सख्ती से काम करनी चाहिए, तो सरकार अभी तक कर नहीं रही।
सारे बच्चे पढ़ने उड़ने में बहुत तरह की परेशानी हो रही है। आज के सरकार डिजिटल पर डिपेंड कर रहे हैं, तो डिजिटल कैसे मोबाइल से पढ़ाई होगा, सो बताइए। सबको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं जमुआ प्रखंड के सियाटाट पंचायत से हूँ। यहाँ 4 दिनों से बिजली गुल है। हम झारखंड सरकार के द्वारा हम लोग को डिजिटल क्लास के प्रत्येक दिन वीडियो भेजे जाते हैं। लाइन नहीं रहने के कारण मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है, जिससे हम लोगों को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है और हमारे छोटे छोटे भाई भी हैं जिसको पढ़ने में भी और समस्या होती है। सरकार इस पर जल्द पहल करे। आप कौन सी क्लास के छात्र हैं? 11। जमुआ के भीकोडीह में 2 पक्षों में एडवांस लिए गए रुपए लौटाने को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। जमुआ थाना क्षेत्र के भीकोडीह में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें खयाली हाजरा, चमन हाजरा, सुभाष हाजरा और नारायण हाजरा घायल हो गए। चारों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। बताया गया कि हल जोतने के लिए एक ट्रैक्टर किराए पर लिया गया था, जिसका एडवांस 400 पहले दे दिया गया था। खेत जोतने को लेकर ट्रैक्टर संचालक कई दिन से टालमटोल कर रहा था, जिससे जुताई के काम में बाधा आ रही थी। इसी बात को लेकर ट्रैक्टर संचालक और इन लोगों के बीच बकझक हुई। आरोप है कि ट्रैक्टर संचालक को दिए गए एडवांस पैसे की जब मांग की गई, तो ट्रैक्टर संचालक और उसके समर्थकों ने गाली गलौज की और जाति सूचक गाली देते हुए इन सभी के साथ मारपीट की। बताया गया कि ट्रैक्टर मालिक टहल महतो, उसका पुत्र मनोज यादव, राजेश यादव, दीपक सिंह, प्रकाश यादव, राजू सिंह, सोनू यादव, राजेंद्र सिंह, दिलीप सिंह, गुलशन सिंह व अन्य लोगों ने मिलकर हाजरा परिवार पर हमला कर सभी को घायल कर दिया और इस क्रम में घर में तोड़फोड़ भी की। आपका चमन हाजरा। कहाँ घर है? भीकोडीह। क्या हुआ था? वही ट्रैक्टर के मामले में बोला तो उन्होंने आ करके और घर घुस कर मारपीट करने लगे। कौन लोग थे? टहलू महतो था और दीपक कुमार सिंह था, प्रकाश यादव था, राजेश कुमार यादव था, राजू सिंह था, सोनू यादव था, राजेंद्र सिंह था, पवन सिंह था, दिलीप सिंह था और गुलशन सिंह। क्यों मारपीट किया? लोग अचानक आ गया, वही क्या कारण था मारपीट होने का? वही मैंने हाल चलाने के लिए बोला था, तो नहीं चलाया था, तो मैंने पैसा अपना एडवांस मांग दिया हुआ वापस मांग रहा था, तो उसने उल्टा पुल्टा बात किया मेरे साथ, बोल नहीं देंगे, क्या कर लोगे ऐसे वैसे। कब हुई है मारपीट? करीब 8 बजे 9 बजे था। कहाँ रहते हैं उन लोग मारने वाला? तरबिया गाँव का है। आप लोग का घर कहाँ है? भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से संचालित इंस्पायर अवार्ड स्कीम 2020-21 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसमें कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पक कुजूर ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इंस्पायर अवार्ड स्कीम 2020-21 के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। इसमें कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसकी जिम्मेदारी शिक्षाधिकारियों एवं शिक्षकों को सौंपी गई है। इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पक कुजूर ने सभी बीईओ को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। बताया गया कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से इंस्पायर अवार्ड स्कीम का संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना है, ताकि वे इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और विज्ञान से संबंधित नई नई खोज करें। इसके लिए देश भर से बच्चों का चयन किया जाता है। चयनित बच्चों को सरकार की ओर से 10-10 हजार रुपए दिए जाते हैं, जिससे बच्चे विज्ञान पर आधारित संबंधित विषयों पर मॉडल तैयार कर जिला स्तर पर लगने वाली प्रदर्शनी में प्रस्तुत करते हैं। जिला स्तर पर चयनित बच्चों का राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है। वहां चुने जाने वाले बच्चे राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेते हैं। सेंट्रल पीट की रहने वाली एक महिला ने पतरोडी गांव के तस्लीम, नवाब मियां और ताज मियां पर छेड़खानी करने व मोबाइल छीनने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर मामले की प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान में जुट गए हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेंट्रल पीट की रहने वाली एक महिला ने 3 युवकों पर छेड़खानी करने व मोबाइल छीनने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उनमें पतरोडी गांव के रहने वाले तस्लीम उर्फ बबलू, नवाब मियां व ताज मियां शामिल हैं। थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच की जिम्मेवारी अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारी को सौंपी है।
प्राथमिकी में महिला ने कहा है कि वह अपने घर का गेट बंद कर रही थी। उक्त लोगों ने अभद्र व्यवहार करते हुए छेड़खानी की तथा मोबाइल भी छीनकर भाग गए। प्राथमिकी के आधार पर पुलिस पदाधिकारी मामले के अनुसंधान में जुटे हैं। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना का कहर जारी। नए रिपोर्ट के मुताबिक 3 नए केस आए सामने। नर्सिंग होम के 2 कर्मी भी संक्रमित, सिविल सर्जन ने की पुष्टि। आसमानी कहर से गई एक की जान, वहीं 3 लोग हुए घायल। जमुआ के बेरहाबाद में हुई मौत, वहीं पीरटाड़ में एक महिला समेत 2 बच्चे हुए घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। नगर निगम की ओर से सफाई कर्मियों को दिया गया सुरक्षा किट। उप मेयर प्रकाश सेठ समेत कई पदाधिकारी रहे मौके पर मौजूद। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद बेपरवाह है शहर के लोग। सरकारी दफ्तरों में भी उड़ाई जा रही है गाइडलाइंस की धज्जियां। बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी के चल रही है शहर की गतिविधियां। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।